दूसरा चरण आगे बढ़ता स्वच्छता अभियान। अरुण बकोरा बड़ौका जी का कहना है कि स्वच्छ किया और बढ़ते क्रम भारत में इसके बारे में यह बताया जाता है कि अभी भारत में 130 करोड़ जनसंख्या रहते हैं, जो कि इसे लोगों को सभी को स्वच्छ करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेतृत्व जो प्रधानमंत्री के बेहतर नेतृत्व के बारे में अभियान को जन आंदोलन को बदलने के लिए चलाया जा रहा है। जबकि आप जानते हैं कि खुले में शौच से मुक्ति पाने के लक्ष्य महज 5 साल में मुझे हासिल करना है। तो इसके बारे में यह बताया जाता है कि किसी भी स्थिति में मुझे हासिल करना है। 130 करोड़ जनसंख्या बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन बहुत बड़ी सफलता भी है। इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ इसमें, तो 2014 से लेकर के आंकड़ा इसे बताया जा रहा है कि 38.7% था, जबकि 2019 में इसे बढ़कर 100% हो गया है। आप जानते हैं कि 2014 में इसे 38.7% था, जबकि कुछ अच्छा से काम हुआ जाकर के 2019 में इसे 100% हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं काम करते रहेंगे, पूरे देश में 10.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों का शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। इससे यह होता है कि हर राज्य और जिले में खुद को खुले शौच को मुक्त करना ओडीएफ घोषित किया है। इससे यह होता है कि 130 करोड़ जनसंख्या वाले देश, जो सबसे बड़ा देश है, इसके बारे में जरूरतों की चीज के बारे में यह पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये भी मुहैया कराया जाता है। इससे यह होता है कि विश्व स्वच्छ संगठन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है, WHO ने कहा है कि BMGF डालवर्ग और इसे अन्य वैश्विक एजेंसियों का मानना है कि स्वच्छ भारत का अभियान जो चलाया जा रहा है, इसीलिए हमारा देश के आर्थिक, शैक्षणिक माहौल, पर्यावरण, स्वच्छ आदि पर भी व्यापक असर पड़ता है। बिल्कुल, अगर इस पर आप जानते हैं कि इस तरह का मुहिम चलाया जाता है आंदोलन, तो इससे क्या होता है, हमारा आर्थिक, शैक्षणिक माहौल परिवर्तन, पर्यावरण, स्वस्थ, शिक्षा, इस सभी पर इसका असर दिखता है। आप लोग ये भी पता होना चाहिए कि इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने ही किए थे, जो कि सच हुआ भारत का स्वच्छ सपना, जो कि 2011 में इसे 2030 तक के इसे समय निर्धारित किया गया, इसे पा लेना है, हासिल करना है। लेकिन इसमें एक चीज और बताया जाता है कि आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक वित्त पोषण के साझेदारी और जन भागीदारी होती है। इसके लिए प्रधानमंत्री खुद का अभियान को इसे देख रेख करते हैं। जब प्रधानमंत्री के ही हाथ में यह देख रेख करने को रहेगा, निश्चित एक बार डेवलपमेंट होगा। और बाद में यह भी मायने रखता है कि जनता ये सब व्यापक आंदोलन बन गया है, जाके जिसकी कल्पना भी काफी कम हो सकती है। इसे महात्मा गांधी की 150वां जयंती जो था, इसमें 2 अक्टूबर 2019 में माननीय प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में यह कहा था कि हालांकि अब सवाल यह है कि क्या हमने जो भी हासिल किया है, क्या है सही है, क्या है प्राप्त है, नहीं। हमें इस बात को ध्यान रखना काफी स्पष्ट है कि फिलहाल हमें जो हासिल किया है वो सिर्फ एक चरण है। हमें आगे की और दिशा यात्रा भी करनी है, ताकि पूरे भारत स्वच्छ हो सकता है, कर देंगे। जो कि फरवरी 2020 में यह स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण में गया। तो ग्रामीण में इसने क्या कर दिया, इसके 140,881 करोड़ रुपए का मंजूरी हुआ, इसके कुल बजट में आया, जो ग्रामीण क्षेत्र को डेवलपमेंट करना है। इसके बारे में यह बताया जाता है कि 2020 से 21 तक के जो 15वें वित्त आयोग कमीशन का रिपोर्ट यह जारी हुआ, इसमें यह बताया जाता है कि स्थानीय ग्रामीण निकाय के लिए स्वच्छता संबंधित अनुदान का मुहैया कराया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की विकास और SBSG के दूसरे चरण के बारे में जा सकता है। इससे यह होता है कि अच्छे से इस योजना को किया जाएगा, तभी जाकर के वहाँ पे पोषण के अलग अलग माध्यमों को और केंद्र पर राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में भी सम्मिलित का नया मॉडल बन सके। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 2020 से लेकर 2021 तक और 2024 से लेकर 2025 तक इसे लागू करेगा। और दूसरे चरण का यह बात भी आपको समझ लेना चाहिए कि सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स का निर्माण साथ साथ ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में किया जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारा किस हिसाब से परिवर्तन हो रहा है। अगला टॉपिक है आपका स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण क्या है। ओडीएफ खुले में शौच से मुक्त।
खुले में स्वच्छ नहीं करना, सोच इससे क्या होता है, बहुत तरह तरह की बीमारियां फैलती है और हमारा देश पीछे जाता है। इसके बारे में ध्यान दिया जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान और दूसरे चरण का मकसद ये होता है कि हमें ओडीएफ के माध्यम से ग्रामीण इलाका में खुले में शौच से मुक्ति स्थिति को आगे लाना है, ताकि यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी स्थिति में इसे परिभाषित किया गया है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी भी स्थिति तक जाया जा सकता है। 80% घरों में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा और जमा भोजन पानी कम से कम होना चाहिए, तभी जाकर के प्लास्टिक के कचरे का ढेर नहीं हो। तो हमारा ओडीए प्लस बनाने में लक्ष्य की मदद हो सकती है और इसके कारण आपको शौचालय का निर्माण, शौचालय की जरूरत के हिसाब से बदलाव करना, कॉम्प्लेक्स का निर्माण, प्रकृति में आसानी, अलग अलग तरह के प्रबंधन कर सकते हैं। उसी हिसाब से यह बताया जाता है कि दूसरा है इसमें टॉपिक है कि स्वच्छ भारत अभियान में दूसरे चरण के नियोजन, मतलब इसका नियोजन क्या है। स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छ के लिए विकेंद्रीय उपाय को बढ़ावा देता है। अब विकेंद्रीय उपाय होता क्या है, जो कि यह जरूरी है कि ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और जल जीवन मिशन के तहत इसे गांव में लोगों के लिए एकीकृत करने के लिए ग्राम कार्य योजना तैयार करे, ताकि वहां की जो महिलाएं और अन्य वंचित लोगों को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, तभी जाकर के वह हासिल भी कर पाएगा और इसे बराबर हक भी मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ इस बात को ध्यान करना है कि ज्यादातर जिला स्तर पर बात है कि ग्राम कार्य योजनाओं को इकट्ठा करने के लिए हमें हर जिला का स्वच्छ योजना तैयार करना पड़ेगा। हर जिला का जो स्वच्छ के बारे में यह भी बताया जाता है कि उसकी तारीख एक निश्चित की जाती है, उसमें उसने अपना अपडेट करता है और सरकार को भी इसे मंजूरी लेने के बाद इसे MIS के बारे में अपलोड करना पड़ता है और उसको यह भी जानकारी देना पड़ता है, ताकि परियोजना के बारे में, सालाना कार्यवंश योजना के बारे में यह सभी को जानकारी होनी चाहिए। जबकि राष्ट्रीय योजना यह होता है कि मंजूरी समिति के लिए मंजूरी तो दे देती है, बशर्ते राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में हर 1 मार्च को योजना का एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के अपलोड करना पड़ता है। तभी इससे पता चलता है कि कहां तक के क्या कितना डेवलपमेंट हुआ है और कितना अभी बाकी है। क्षमता निर्माण, अब देखिए कि क्षमता निर्माण होता क्या है, कैसे इसके विकास होती है। लेकिन स्वच्छ भारत का अभियान जो ग्रामीण में असली सिपाही वो है जो व्यवहार के मतलब के अनुसार शौचालयों के निर्माण का इस्तेमाल में बढ़ावा देने में उनकी अहम भूमिका रही है, जबकि दूसरे चरण में स्वयं सेवक भूमिका अहम है। जबकि स्वच्छ गृह और इन अभियानों के बारे में यह जुड़कर बताया जाता है कि लोगों का प्रोत्साहित करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। आगे चलकर कुछ समय के बाद ये हुआ कि वहां के लोग, अब बात करते पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका। यह 73वें संविधान संशोधन में पंचायत को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था कि स्वच्छ, इसमें 11 अनुसूचित में शामिल है। इसके लिहाज से यह देखा जाता है कि स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान ग्रामीण में लागू करने का पंचायत को भूमिका अहम है, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी और काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस बात को 15वें वित्त आयोग में स्वच्छता गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अहम भूमिका निभाई है और पंचायत के ढांचों को अपने काम करने वाले सभी संस्थाओं के समिति को अपने कार्यक्रमों के बारे में प्राथमिकता भी देनी होगी। इस बात को यह भी जानकारी होना चाहिए कि GPDP योजना के तहत में सॉफ्टवेयर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में यह वो तैयार किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि हमारा वित्त पोषण के लिए फंडों का योगदान लेना प्रमुख है। बिल्कुल, आप जानते हैं कि 15वें वित्त आयोग के अनुसार यह बताया जाता है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो डेवलपमेंट होगा वो सभी को अलग अलग तरह के फंड के बारे में लेना पड़ेगा, तब जाकर के यह विकास किया जाएगा।
लेकिन निगरानी और मूल्यांकन, आप देखो कि इसके लिए निगरानी कौन करेगा और इसके लिए मूल्यांकन कौन करेगा। तो दूसरी बड़ी बात है, इसमें आपको निगरानी के बारे में यह भी बताया जाता है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जिले के साथ साथ मिलकर इसकी निगरानी करनी पड़ती है। केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसको देखरेख और जिला को भी देखरेख में इसे लिया जाता है। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसके लिए ओडीएफ प्लस गांवों का दर्जा सुनिश्चित करना हो, तभी जाकर के आगे इसे डेवलपमेंट करना संभव है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो आगे की राह इसमें किस प्रकार से होनी चाहिए। आपको पेयजल अस्वच्छता के बारे में यह भी बताया जाता है कि अलग अलग तरह के विभाग होते हैं। इस विभाग को बारे में यह भी बताया जाता है कि हमें पशुओं और संबंधित अपशिष्ट, गोबर और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन की दिशा में काम शुरू किया है, जिसका मकसद यह होता है कि धन में बदलना और लक्ष्य की हासिल करने की दिशा में राज्य और जिला स्तर पर योजना को तैयार करना और इसे अमल में लाना। किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो योजना होता है, जो ग्रामीण को विकास करने के लिए यह लागू होता है, इसको अमल में लाना पड़ता है और ये जवाबदेही जिला कार्यालय के पास होती है। जबकि कुछ समय के बाद यह पता चलता है कि इसकी रफ्तार तेज होनी चाहिए और उम्मीद है कि ओटीएफ के माध्यम से सफलता की तरफ 2025 तक के ओडीएफ प्लस लक्ष्य भी हासिल किया जा सकता है। अगर मैं आगे की ओर बात करूं, बस आज का इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।